हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे 12वीं भौतिक विज्ञान का चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी करंट। एसी करंट वही करंट है जो अपने घरों में आता है। अपने घर की ट्यूबलाइट, अपने घर का पंखा, अपने घर का फ्रिज, सारे के सारे किस पे चलते हैं? एसी करंट पे चलते हैं। और बैटरी से जो भी धारा मिलती है वो हमें डीसी धारा या दिष्ट धारा मिलती है। बैटरी जैसे मोबाइल की बैटरी से मोबाइल में जो धारा जाती है, बैटरी से मोबाइल में जो धारा जाती है वो जाएगी डीसी धारा। लैपटॉप में आपको पता है एक बैटरी लगती है, तो वो बैटरी डीसी धारा लैपटॉप को देती है। इसी प्रकार गाड़ी में एक बैटरी होती है, वो भी डीसी धारा पे काम करती है। तो सारी जो बैटरी है वो डीसी धारा प्रदान करती है। क्लियर? घर में अब सर डीसी कैसे बनती है? तो आपने देखा होगा घर में जनरली जो छोटे छोटे डिवाइसेज होते हैं, उनका जो चार्जर होते हैं उनके अंदर एक रेक्टिफायर लगा होता है। वो रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसके साथ और अपन देखें तो घर में इन्वर्टर लगा होता है। इन्वर्टर क्या करता है? इन्वर्ट करने का काम करता है। मतलब घर में जो एसी है उससे पहले इन्वर्टर चार्ज होता है। इन्वर्टर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्लियर? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और वही डीसी बाद में बैटरी में स्टोर होती है। जब घर में लाइट चली जाती है तो उसी डीसी बैटरी के अंदर जो डीसी धारा है, वो डीसी धारा इन्वर्टर पुनः उसको एसी में कन्वर्ट करता है और सारे घर के उपकरण जलते हैं या मतलब बिजली प्राप्त करते हैं। तो यहाँ आज अपना टॉपिक जो है क्या है प्यारे बच्चों, देखिएगा कि पॉपुलर 10 रेडियो स्टेशंस इन इंडिया। पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, देखो ये अपने टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये देखो माई एफएम, आपने देखा होगा माई एफएम ये चैनल है, ठीक है। रेड एफएम, रेडियो मिर्ची, ठीक है, और बहुत सारे रेडियो वन, इस तरह से ये जो है चैनल है। तो ये चैनल कैसे अपने मोबाइल में चलते हैं या एक रेडियो का डब्बा होता है उसके अंदर कैसे चलते हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। वो सारा का सारा पढ़ने के लिए आज अपन अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। वो है रेजोनेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। क्या है टॉपिक? रेजोनेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, श्रेणी एलसीआर में अनुनाद, श्रेणी एलसीआर में अनुनाद। तो प्यारे बच्चों, ये सारे चैनल है, ये कैसे चलते हैं, ये किस तरह से चलते हैं, ये आज अपन विस्तृत में देखेंगे। तो अगले पार्ट में अगर जाके देखें तो आज हमें क्या पढ़ना है? श्रेणी एलसीआर में अनुनाद। श्रेणी एलसीआर में अनुनाद पढ़ेंगे प्यारे बच्चों आज, ठीक है। अनुनाद का मतलब है रेजोनेंस, इंग्लिश में इसको कहते हैं रेजोनेंस, रेजोनेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, ठीक है भाई। तो श्रेणी एलसीआर में अनुनाद देखना है अपने को। तो इस अनुनाद की कंडीशन में आप देखिए कि किसी भी परिपथ में क्या होता है? एल लगा हुआ होता है, सी लगा हुआ होता है और आर लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? एल, सी और आर लगे हुए रहते हैं। किसी भी कोई परिपथ है, क्लियर, रेडियो है, डब्बा है, उसके अंदर क्या होता है? मान के चलो एलसीआर परिपथ होता है। क्या होता है? एलसीआर परिपथ होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब ये जो एलसीआर परिपथ है, क्लियर, ये तीनों किस में लगे होते हैं? एलसीआर परिपथ श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। किस क्रम में लगे होते हैं? थोड़ा सा मार्कर को कम कर देते हैं। किस क्रम में लगे हुए होते हैं? श्रेणी क्रम में लगे हुए होते हैं। क्लियर? अब क्या होता है, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। अपन क्या करते हैं? एसी की आवृत्ति को, एसी धारा जो है उसकी आवृत्ति को बढ़ाते हैं। आवृत्ति को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो जैसे ही एलसीआर श्रेणी एलसीआर परिपथ में एसी की आवृत्ति को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल का मान बढ़ता है तथा एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी का मान घटता है। उसको बढ़ाएंगे तो ये क्या करेगा? घटेगा। तो पुनः देखिए कि इसको अगर अपन बढ़ाते हैं तो अगर इस आवृत्ति को अपन ने बढ़ाया, क्लियर, तो इसका मान जो है, इसका मान भी बढ़ेगा और इसको अगर बढ़ाया तो इसका मान क्या होता है? घटता है। क्लियर? ध्यान से देखिए। तो एसी आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो एक्सएल जो है, क्लियर,
तो एक्सएल का मान बढ़ेगा। क्लियर भाई? ठीक है, तो ये घटता है। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा परिपथ में अपन ने पहले देखा था कि एक, सुनेगा, प्रतिरोध, एक प्रेरकत्व और एक कैपेसिटर, ये तीन चीज़ें लगी हुई रहती है। अभी मैं चित्र भी दिखाऊंगा आपको इसका। तो ये तीन चीज़ें लगी हुई रहती है, ये रहती है, ये अपन देख चुके हैं, आर, एल व सी। तो इसमें अपन ने क्या किया कि श्रेणी एलसीआर परिपथ में एसी की जब आवृत्ति अपन बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, एक्सएल बराबर ओमेगा एल का मान बढ़ता है तथा एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी का मान घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि जैसे आवृत्ति बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा और आवृत्ति बढ़ेगी तो व्युत्क्रमानुपाती है तो ये घटेगा। क्लियर यहां तक? और जब परिपथ में एसी की आवृत्ति को, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति को, एसी की आवृत्ति को घटाते हैं तो एक्सएल बता दिया बराबर ओमेगा एल का मान घटता है तथा एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी का मान बढ़ता है। क्लियर भाई? मतलब आपको पता चल रहा है जब इसका मान घटाएंगे तो ये भी घटेगा और इसका मान बढ़ाएंगे, इसका मान भी घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। मतलब कुल मिला के आवृत्ति को चेंज करके अपन इसको क्या करते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, एक विशेष स्थिति सुनना, कम ज़्यादा करने, एक विशेष स्थिति ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट पर एक्सएल तथा एक्सी का मान बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? दोनों का मान बराबर, घटाने बढ़ाने के क्रम में एक विशेष स्थिति पर दोनों का मान क्या होता है? बराबर हो जाता है तथा परिपथ का प्रतिघात किसका होता है भाई? एल और सी का प्रतिघात एक्सएल माइनस एक्सी शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? शून्य हो जाता है। तो चलो एक्सएल माइनस एक्सी का मान कितना हो गया? शून्य हो गया तथा परिपथ की प्रतिबाधा जेड, प्रतिबाधा मतलब जेड, प्रतिबाधा जेड न्यूनतम हो जाती है। परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो जाती है? न्यूनतम हो जाती है, जिससे परिपथ में धारा का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जिससे परिपथ में धारा का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। प्यारे बच्चों सुनिए, एक्सएल और एक्सी घटाने बढ़ाने के क्रम में एक विशेष स्थिति पर जब आवृत्ति ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट, अभी बताता हूँ क्या होता है, तो एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं तो एक्सएल माइनस एक्सी 0 हो जाता है, अर्थात परिपथ का प्रतिघात क्या हो जाता है? प्रतिघात 0 हो जाता है और प्रतिबाधा जो है, प्रतिबाधा क्या हो जाती है? न्यूनतम हो जाती है। क्लियर? तो जिससे प्रतिबाधा, परिपथ में बाधा ही कम हो गई, तो परिपथ में बाधा ही कम हो गई तो इससे क्या हो गया? परिपथ में धारा जो है एकाएक बढ़ जाती है। क्लियर भाई? तो परिपथ में धारा एकाएक बढ़ जाती है। एसी श्रेणी एलसीआर की इस विशेष या श्रेणी एलसीआर के इस विशेष परिपथ की अवस्था को अनुनादी अवस्था कहते हैं तथा इस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। इस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। अब प्यारे बच्चों मेरी बात को सुनिएगा, थ्योरी तो एक चीज़ है, ये परिभाषा बन गई, तो ये परिभाषा बन गई विशेष इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से देखिए, अनुनाद होता क्या है, रेजोनेंस होता क्या है। देखो रेजोनेंस क्या होता है, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। देखो प्यारे बच्चों, रेजोनेंस क्या होता है?
कि जब दो चीजें होती है, एक होता है सिस्टम और एक होता है बाह्य। सुनिएगा, एक सिस्टम और एक होता है बाह्य। जब सिस्टम की आवृत्ति बाह्य आवृत्ति के बराबर हो जाती है, जब सिस्टम की आवृत्ति या किसी निकाय की आवृत्ति बाह्य आवृत्ति के बराबर हो जाती है, सुनिएगा नॉर्मली बता रहा हूँ 11 12 सब में, तो किसी विशेष परिस्थिति में जब किसी निकाय की आवृत्ति बाह्य आवृत्ति के बराबर हो जाती है, अनुनाद को जनरली बता रहा हूँ कि निकाय की आवृत्ति, सुनना, निकाय की आवृत्ति बराबर हो जाती है बाह्य आवृत्ति के, तो परिणाम, ठीक है, तो मैं बता दूं, तो अधिकतम हो जाता है। बस इतना ध्यान रखो, अधिकतम हो जाता है। अभी बताता हूं अधिकतम क्या हो जाता है, सुनेगा। तो जब भी, सुनना, नॉर्मली बता रहा हूं, जब भी किसी निकाय की आवृत्ति बाह्य आवृत्ति के बराबर हुई तो क्या हो जाता है, 11th क्लास में अपन पढ़ते थे बल अधिकतम हो जाता है, लेकिन यहां पढ़ रहे हैं क्या अधिकतम हो जाता है, धारा। अलग अलग सर्किट में अलग अलग बात होगी। तो 11th में अपन पढ़ रहे थे बल और यहां पढ़ रहे हैं धारा, दोनों अलग अलग चीज है। तो बल कैसे अधिकतम हो जाता है सर, तो अपन देखो क्या है, मैं बताऊं। मान के चलो भूकंप आया, और भूकंप आया और किसी एक बिल्डिंग, कोई पूरे मतलब शहर में या टाउन में एक ही बिल्डिंग गिर पड़ी। तो ऐसा क्यों हुआ, तो उस बिल्डिंग की जो फ्रीक्वेंसी थी, उस बिल्डिंग की जो फ्रीक्वेंसी थी भूकंप की फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई। मैच होते ही क्या हुआ, बल अधिकतम लगा और वो बिल्डिंग धराशायी हो गई। क्या होता है, हर पार्टिकल, दीवार वगैरह हर पार्टिकल क्या करता है, कंपन करता है। जब आपको पता है तेज डीजे बजता है तो घर के बर्तन बजने लगते हैं। क्यों होता है ऐसे, क्योंकि बर्तनों की जो फ्रीक्वेंसी है उस डीजे से मैच होने लगती है, तो क्या होता है, वाइब्रेशंस आते हैं। क्लियर। इसी क्रम में आगे 11 में पढ़े सब अपन डिटेल में, वापस देखिए। जब भी सेना पुल के ऊपर से गुजरती है तो पुल के ऊपर कभी परेड नहीं करती है, या किसी सुरंग में से जब ट्रेन निकलती है तो कभी भी ट्रेन हॉर्न नहीं बजाती है। क्यों नहीं बजाती है, जब सेना अगर पुल पे परेड करेगी तो पुल के जो पिलर है उनकी फ्रीक्वेंसी जब सेना के परेड मतलब कदम से कदम मिलाने की फ्रीक्वेंसी से अगर मैच हो गई तो पुल टूट भी सकता है। इसलिए पुल के ऊपर कभी भी सेना परेड नहीं करती है। दूसरी चीज कि जब भी सुरंग में से ट्रेन गुजरती है, सुरंग के अंदर से जब ट्रेन गुजरेगी तो क्या होगा, अगर ट्रेन ने हॉर्न बजा दिया तो सुरंग के अंदर जो भी पत्थर है उनकी फ्रीक्वेंसी अगर ट्रेन की हॉर्न की फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। क्या होगा भाई, गड़बड़ भी हो सकता है। इसलिए ट्रेन को सुरंग के अंदर हॉर्न नहीं बजाना है, ये ध्यान रखना। इससे क्या होगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो पुल जो जो सुरंग है वो क्या हो सकती है, गिर सकती है, धराशायी हो सकती है। तो इसी क्रम में ये तो बल की बात होगी जो अपन ने पढ़ी थी 11th क्लास में, अनुनाद टॉपिक था। अब आते हैं 12th में। 12th में भी फ्रीक्वेंसी से लेके अनुनाद, मतलब फिजिक्स में जो है, देखो केमिस्ट्री में अनुनाद एक अलग चीज होती है, फिजिक्स में जो अनुनाद होगा वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होगा। आपने तरंग वाले चैप्टर में देखा होगा, ट्यूनिंग फॉक को ऐसे बजा के और जो अपने ऑर्गन पाइप है उसके पास लेके जाते हैं, और दोनों की जब फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो एक साउंड आता है। बहुत सारी चीजें हैं। क्लियर, ये 11th की बात है। लेकिन कॉन्सेप्ट इसका अभी भी वही है जो 11th का है कि भाई निकाय की आवृत्ति बाह्य आवृत्ति के बराबर हो जाए तो बल या धारा अधिकतम हो जाती है। अब बल वाला सर्किट होगा या बल वाली व्यवस्था होगी तो बल होगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, धारा, क्योंकि यहाँ धारा की कंडीशन है। तो यहाँ हो क्या रहा है कि ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट पर क्या हुआ, बहुत सारे चैनल है। क्या है भाई, बहुत सारे चैनल है। मैं इसको आगे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ट्यूनिंग ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ तक आपका क्लियर है भाई। तो क्या है, एक विशेष स्थिति में जब जब निकाय की आवृत्ति बाह्य आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो एक्सएल और एक्सी का मान क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और जब दोनों मान बराबर हो जाएंगे तो परिपथ का प्रतिघात एक्सएल माइनस एक्सी शून्य हो जाता है। दोनों बराबर हो गए तो दोनों का क्या हो जाएगा, तो अपन कह सकते हैं, अर्थात या अगले पॉइंट से लिखेंगे। जेड का मैं आपको बता देता हूं, जेड के लिए वो भी अगले से देखते हैं। चलो तो अब इधर आ जाओ, नेक्स्ट क्या हुआ, सुनेगा मेरी बात को ध्यान से। तो अनुनाद की अवस्था में धारा ज्यादा हो गई। क्लियर, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जेड बराबर पहले क्या था, आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये था। क्लियर भाई, जेड बराबर ये था।
लेकिन जब, सुनिएगा, जब XL माइनस XC बराबर क्या हो गया, 0, दोनों बराबर है तो 0 हो गया, तब क्या हो गया, तब Z जो है वो हो गया R स्क्वायर प्लस 0 का अंडर दैट इज R। इसको मैं क्या बोलूँगा, Z मिनिमम। क्या बोलूँगा, Z मिनिमम। तो जब Z मिनिमम होगा तो आपको पता है I बराबर क्या होता है, विभव बट्टा Z। क्लियर, ध्यान से सुनिएगा। तो जब Z मिनिमम हो गया, सुनिएगा, तो I क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो जब Z मिनिमम हो जाएगा तो I ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा परिपथ में। क्लियर, I बराबर V बट्टा R की जगह V बट्टा Z लिख सकते हैं। तो जब, मैं क्या कह रहा हूँ, जब Z मिनिमम हो गया, इसके अलावा कोई कंडीशन ही नहीं है। देखिए, अगर ये ज़्यादा होगा, ठीक है, तो कुछ वैल्यू आएगी पॉजिटिव, उसका स्क्वायर होगा तो ये ओवरऑल बढ़ेगा। और यदि x से भी ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, ओवरऑल माइनस में आएगा, लेकिन उसका स्क्वायर है तो वो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, इसके अंदर कुछ जुड़ेगा। तो z को न्यूनतम करने की एक ही कंडीशन है कि xl और xc क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्लियर, और xl और xc को बराबर कैसे कर सकते हैं, ओमेगा से। ओमेगा से, ac की जो ओमेगा है उससे। तो ये आ गया। तो इस तरह से परिपथ में जो धारा है वो मैक्सिमम हो गई। क्लियर भाई यहाँ तक, ठीक है। अब पुनः देखें, ध्यान से देखिएगा, अनुनाद की शर्त से क्या लिखा अपन ने, अनुनाद की शर्त से, अनुनाद की शर्त क्या है, XL बराबर XC, पहली शर्त। क्लियर, तब XL अनुनाद की आवृत्ति ओमेगा नॉट, दोनों बराबर किस पे, ओमेगा नॉट पे। तो XL बराबर ओमेगा L, ओमेगा नॉट L, व XC बराबर 1 अपॉन ओमेगा C होता है, लेकिन उसकी जगह क्या लगाएंगे, नॉट, क्योंकि दोनों की आवृत्ति पर्टिकुलर विशेष आवृत्ति पे है। ये होगी समीकरण 2। क्लियर, 1 व 2 से ओमेगा नॉट L बराबर 1 अपॉन ओमेगा नॉट C। तो इससे क्या होगा, ओमेगा इधर आ गया तो ओमेगा का स्क्वायर बराबर 1 अपॉन LC। ओमेगा नॉट बराबर कितना हुआ प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए, रूट में 1 अपॉन LC। क्लियर, रूट में जब 1 अपॉन LC हुआ तो फिर से मैं पुनः मेरे को पता है ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई एफ नॉट बराबर 1 अपॉन रूट LC। चूंकि बता सकता हूँ, चूंकि ओमेगा बराबर कितना होता है, 2 पाई एफ फ्रिक्वेंसी, और ये होती है आवृत्ति, ये होती है कोणीय आवृत्ति। ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति। क्या है भाई, कोणीय आवृत्ति। तो एफ नॉट नॉर्मल आवृत्ति क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 2 पाई रूट में LC। ये हो जाएगी आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति है भाई, अनुनादी, अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी कोणीय आवृत्ति या अनुनादी आवृत्ति। क्लियर भाई, अनुनादी आवृत्ति या अनुनादी कोणीय आवृत्ति। क्लियर भाई, तो ये दोनों एक ही चीज है, कोई इतना फर्क नहीं है, देख लो। अब बोर्ड परीक्षा में जो प्यारे बच्चों सवाल आया वो क्या आया, या कंपटीशन में जो सवाल आया वो क्या आया, पेपर में क्वेश्चन आया, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन आया, LC की विमा बताएं, LC की विमा क्या होगी। अब प्यारे बच्चों मेरी बात सुनिए, ये सवाल आया कंपटीशन में, LC की विमा क्या होगी, प्रेरकत्व और संधारित्र के गुणनफल की विमा क्या होगी। तो बच्चे क्या करते हैं, L और C की विमा उस चैप्टर से लाते हैं जहां अपन ने L पढ़ा था और C, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और आंसर और नहीं आता। तो सीधा सीधा उसका उद्देश्य यही है कि, उद्देश्य क्या है, ये क्या है, क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर क्या है, 1 अपॉन LC। तो LC क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। क्लियर, और ओमेगा नॉट स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 पाई बट्टा टी का होल स्क्वायर। क्लियर, तो LC की विमा क्या हो गई, इसकी तो विमा होती नहीं है तो T2। तो LC की विमा कितनी होगी भाई, T2। ये सवाल आया हुआ है भाई, बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है और कंपटीशन में भी आया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे एक बढ़िया आपको क्वेश्चन बता दिया। क्लियर, इसके साथ अपन और देखें तो इनके ग्राफ बनाने की बात करें, क्या बनाने की बात करें, ग्राफ। तो इनके ग्राफ अभी अपन यहाँ पे बनाएंगे। देखिए, तो अनुनाद की कंडीशन ये होती है। अब आप आ जाओ 11th क्लास में, पुनः 11th क्लास में अनुनाद में अपन ने क्या किया था, एक ग्राफ देखा था प्यारे बच्चों, जल्दी से देखिए। इधर है धारा, इधर है आवृत्ति, ओमेगा बना देता हूं या एफ बनाऊं, पर मैं ओमेगा बना रहा हूं, ठीक है। इस तरह का ग्राफ आपने देखा होगा। क्लियर, एक ये आवृत्ति है, कौन ही आवृत्ति, आवृत्ति एक की बात है, ठीक है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। और ये है धारा। क्लियर,
तो आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर आवृत्ति पे धारा थोड़ी है, फिर धारा बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, एक विशेष मान पर धारा अधिकतम हो जाती है। इस विशेष मान को बोलते हैं ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट, ये होती है अनुनाद की आवृत्ति। तब धारा का मान होता है आई मैक्सिमम। आई क्या होता है? मैक्सिमम। क्लियर भाई? तो धारा का मान क्या होता है यहाँ पे? आई मैक्सिमम, टॉप पे। क्लियर? अब मैं सुनिएगा, तो अगर इन दोनों का ग्राफ बनाया तो कुछ ऐसा बना, तो अगर मैं आवृत्ति के साथ जेड का ग्राफ बनाऊं तो आपको पता है आई और जेड क्या है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखिए मैं पुनः डायग्राम बनाता हूं। दूसरा ग्राफ ये आपकी किताब में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा जेड, मतलब क्या है? प्रतिबाधा। क्लियर? प्रतिबाधा। और यहाँ पे ओमेगा मतलब आवृत्ति। आप एफ भी बना सकते हो, ग्राफ से बनेगा क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं है। ओमेगा और 2 पाई एफ में क्या है? 2 पाई का फर्क है। तो अब ओमेगा के साथ ग्राफ बनाओ या एफ के साथ ग्राफ बनाओ, ग्राफ एक जैसा ही बनेगा। तो अब आप देखिए इस ग्राफ को उल्टा बनाना पड़ेगा, ऐसे। क्लियर? ठीक है भाई? इस ग्राफ को आपको क्या बनाना पड़ेगा? उल्टा बनाना पड़ेगा। और ये जो बिंदु है ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट पर क्या आएगा? जेड मिनिमम आएगा। क्या आएगा? जेड मिनिमम आएगा। तो ये दो ग्राफ आपके बुक में बने हुए हैं। मैंने दोनों जो ग्राफ है उसको अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है। और अनुनाद की शर्त से अपन ने फॉर्मूला निकाल लिया। फॉर्मूला क्या निकाला? ओमेगा नॉट। जो फॉर्मूला अपने काम का है वो देखें तो ये अपने फॉर्मूला चमन फॉर्मूला है। क्या है भाई? ये चमन फॉर्मूला है जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्या कर देगा भाई? चमन कर देगा। तो ये चमन फॉर्मूला याद रखना। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ तक ध्यान से देखें। एक और टॉपिक बच्चों अपना रिमेनिंग है, एलसीआर का विश्लेषणात्मक मेथड। वो मैं बिल्कुल लास्ट में कराऊंगा, वो थोड़ा सा कठिन मेथड है। पर एक मेथड अपन ने फेजर आरेख मेथड कर लिया, उसके बाद अपन ने अनुनाद की ये स्थिति पढ़ ली। क्लियर? अब अपन आगे बढ़ेंगे। क्लियर? इस कंडीशन में सुनेगा ध्यान से, इस कंडीशन में होगा क्या? इस कंडीशन में जब अपन ने एक्सएल और एक्सी इस तरह से लिए थे ना, एक्सएल और एक्सी ये दोनों बराबर होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? प्रतिरोध ही मुख्य होगा। मेन रोल हीरो ये दोनों आपस में लड़ जाएंगे। कौन लड़ जाएगा भाई? ये दोनों आपस में लड़ जाएंगे, ये लड़ भिड़ जाएंगे, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे। तो बचेगा कौन? सिर्फ असली हीरो कौन बचेगा? आर। तो ये दोनों कट जाएंगे, मतलब इसको ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे और बचेगा सिर्फ कौन? आर। क्लियर भाई? अब बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक क्या है? सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। अगले टॉपिक में अपने को इसी ग्राफ को मेन पढ़ना है जो 11वीं क्लास में था और जो अभी भी है। जैसे देखो इस ग्राफ है, ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती, इसलिए मैंने आपको बता दिया, इसको उल्टा बना दिया बस व्युत्क्रमानुपाती के कारण। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अपने को पढ़ना है, विशेषता गुणांक। क्या पढ़ना है? विशेषता गुणांक। एक बार इस पर नजर मार लो, फिर अगले टॉपिक विशेषता गुणांक की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी से देखिए। यहाँ तक क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये देखो, यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अनुनाद में क्या होता है। ये जब अपन इस गोले को घुमाते हैं, सुनिएगा, इस गोले को जब घुमाएंगे, मार्कर चेंज करता हूँ, तो जब प्यारे बच्चों अपन क्या करते हैं, इस गोले को घुमाते हैं, सुनिएगा मेरी बात को, तो इस गोले को घुमाने से क्या होता है? कैपेसिटेंस बढ़ेगा। बात आ रही समझ में? तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल। क्लियर? और एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी है। क्लियर? तो इसको घुमाने से मान के चलो ये कम है, सुनेगा, तो इसको बढ़ाएंगे तो ये ओवरऑल ये भी कम हो जाएगा, और ये ऑलरेडी कम है ही, सुनेगा, ये ऑलरेडी कम है एक्सएल, और एक्सी ज़्यादा है मान के चलो। तो अपन क्या करेंगे, जैसे इस गोले को घुमाएंगे रेडियो में, क्या करते हैं, देखो इस रेडियो है, रेडियो पे कौन आ रहा है भाई? चैनल नंबर 1 आ रहा है, मान के चलो रेडियो मिर्ची आ रहा है। ठीक है? क्लियर? चैनल नंबर 2 तड़का आ रहा है मान के चलो। चैनल नंबर 3 माई एफएम आ रहा है। ये सारे चैनल जो है
ब्रॉडकास्ट हो रही है इनकी वेव्स, मेरे डब्बे पे आ रही है, मेरा डब्बा भी बंद है, ये आ तो रही है पर मेरा डब्बा बंद है तो काम नहीं करेगा। जैसे मैंने डब्बे को क्या किया, ऑन किया, बात आ रही समझ में, तो क्या होगा, झर झर की आवाज आएगी, क्योंकि अभी इसका कोई चैनल इनसे मैच नहीं हो रहा है। इसकी आवृत्ति जो भी है, इसकी आवृत्ति मान के चलो 94 है, सुनिएगा ध्यान से, या 94.3 है, सुनिएगा। तो मैंने जैसे इसको 94 पे लाया, 94 पे लाया मैं इसको घुमा के, इसकी ट्यूनिंग मैच करी, इधर से घूम रहा है, तो मैं जैसे इसको 94 पे लाया तो मुझे रेडियो मिर्ची का जो गाना है, ठीक है, वो क्या बिल्कुल स्लो सुनाई दे रहा है, झर झर की आवाज़ के साथ, डिस्टर्बेंस के साथ। मतलब अभी इसकी ट्यूनिंग उस ट्यूनिंग से मैच नहीं हुई है, आवृत्ति बराबर नहीं हुई है। ट्यूनिंग कब मैच होती है, जैसे बच्चों मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पहली बार में आपको लगेगा यार थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप 2-3 बार मेरे वीडियो देखोगे, 4 बार वीडियो देखोगे, तो आपकी क्या होगी, आपको समझ में आने लगेगा। तो आप समझ में क्यों आना लगा, क्योंकि आपकी और मेरी आवृत्ति मैच हो गई, समझाने की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई अपन दोनों की। जैसे ही फ्रीक्वेंसी मैच हुई, ज्ञान का आयाम बढ़ गया, समझने का आयाम बढ़ गया, तो चीज़ अच्छे से समझ में आती है। होता है ना कभी कभी किसी बच्चे को उसी टीचर का समझ में आता है, वही चीज़ है यहाँ पे, कि जैसे ही समझाने का और समझने की ट्यूनिंग जैसे ही मैच हुई, तो क्या होता है, ज्ञान या समझने का जो स्तर है उसका आयाम बढ़ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ हो रही है। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने इस पर चैनल लाया, मैं 94 लगाया तो झर झर के साथ सुनाई दिया, फिर मैं लाया बढ़ाता बढ़ाता 94.3 लाया तो मुझे वो चैनल बिल्कुल परफेक्ट सुनाई दिया, और फिर मैं आगे और घुमाता गया तो 94.6 तक मुझे वो चैनल झर झर की आवाज़ के साथ सुनाई दिया। मेरे बच्चों मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। तो ये जो चैनल है 94 से 94.6 तक आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन आपको एग्जैक्टली बहुत बढ़िया कहाँ सुनाई दे रहा है, 94.3 पे। एक और चैनल है, एक और चैनल है जो मान के चलो 95.3 पे है, सुनिएगा, और ये 95 यहाँ आपको दिख जाएगा लगभग 95.4, और इधर ये 94.2, 95.2, एक मिनट, 95.2। तो मान के चलो ये चैनल है, मैंने आगे बढ़ाया, सुनिएगा, मुझे ये चैनल सुनाई दे दिया, मैंने आगे बढ़ गया, चलो सुनिए 95.2 है, सुनिएगा, मैंने 95.2 पे लगाया तो फिर झरझर की आवाज़ यहीं से सुनाई दी, 95.1 पे नहीं सुनाई दिया मुझे कुछ, 95.2 पे झरझर की आवाज़ के साथ थोड़ा सुनाई दिया, लेकिन मैंने थोड़ा घुमाया 95.3 पे, मुझे वो चैनल क्या हुआ, परफेक्ट सुनाई दिया, परफेक्ट सुनाई दिया, और मैं 95.4 तक गया तो मुझे वो चैनल फिर से झरझर की आवाज़ के साथ सुनाई दिया, और उसके आगे बढ़ते चैनल सुनाई नहीं दिया। तो आप बताओ इन दोनों में से चैनल नंबर 1 अच्छा है कि चैनल नंबर 2 अच्छा है, किसकी क्वालिटी अच्छी है, आप बताइए किसकी क्वालिटी अच्छी है। तो ये जो चैनल नंबर 2 है इसकी क्वालिटी अच्छी है प्यारे बच्चों, क्यों, क्योंकि इसकी बैंड चौड़ाई कम है, इतने में सुनना है और इतने में ही सुनाई देगा, बात आ रही समझ में, इतने में ही सुनना है और इतने में ही सुनाई देगा। तो जिसकी बैंड चौड़ाई कम होगी, सुनिएगा, बैंड चौड़ाई, बैंड की चौड़ाई है ये, है ना, जिसकी बैंड चौड़ाई कम होगी उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसकी क्वालिटी निश्चित रूप से हाई होगी, उसकी गुणवत्ता उसकी विशेषता निश्चित रूप से हाई होगी। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, अगला टॉपिक यही है प्यारे बच्चों। तो बैंड चौड़ाई कम होनी चाहिए, गुणवत्ता ज़्यादा होने के लिए, विशेषता ज़्यादा होने के लिए। तो प्यारे बच्चों अब हुआ क्या, तो सुनिए, जैसे मैंने सी को चेंज किया, एक विशेष स्थिति में एक्सएल और एक्सी का मान बराबर हो गया, परिपथ में जेड का मान न्यूनतम हो गया, जेड का मान कम हो गया, और जैसे परिपथ में जेड का मान कम हुआ तो पुनः आई बराबर वी बट्टा जेड, आप देखो तो जेड का मान जैसे कम हुआ धारा का मान बढ़ गया, और परिपथ में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही थी, करंट थोड़ी आता है, अब ये डब्बा है, आपने मोबाइल में गाना चला रहे हैं तो करंट थोड़ी आएगा, मोबाइल में जब वो चल रहा है तो करंट है, बात समझ में। तो हुआ क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आई, सुनिएगा, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फुल करंट में कन्वर्ट कर दिया, और फिर इस फुल करंट ने क्या किया, स्पीकर के माध्यम से साउंड जनरेट करी और अपने को गाना सुनाई दिया। बात आ रही समझ में, आजकल वो गाना फेमस है ना, कौन सा नशा करते हो, ठीक है ना, वैसे वो गाना क्या है, अपने को
हवा में कोई करंट थोड़ी आता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, जो प्रकाश के वेग से चलती है। इस पूरे 12वीं के अंतिम चैप्टर में अपन इसको पढ़ेंगे। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है भाई। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे आई अपने पास, क्लियर। और ये बात समझ में, ये जो सारा सिस्टम होता है ये किससे होता है? आयन मंडल से। किससे होता है? आयन मंडल से। मान के चलो एक स्टेशन है, वहां से क्या किया, सारे के सारा ब्रॉडकास्ट हो गया, ब्रॉडकास्ट हुआ। और आयन मंडल आपको पता है, आयन मंडल का भी टॉपिक है अपने चैप्टर में, आगे चैप्टर्स में है। तो वो वहाँ से प्रतिकर्षित होकर एक पर्टिकुलर एरिया में आता है। ऐसे ब्रॉडकास्टिंग होती है एफएम चैनल की। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे आती है। मान के चलो हुआ क्या था कि एफएम चैनल ने क्या किया, कोई गाना बजाया। क्या किया भाई? गाना बजाया। वहाँ से वो गाना हवा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट हुआ। फिर जब अपने मोबाइल में आया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वापस से क्या हुआ, करंट में कन्वर्ट हुआ। गाना बजाया, क्लियर बात है समझ में। तो ये गाना जो बजाया इन्होंने, सुनिएगा ध्यान से, क्लियर। और फिर ये जो करंट है ये अपने को साउंड के रूप में सुनाई देता है, गाना सुनाई देता है। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए जरूरी, किताब में इतना सब कुछ नहीं है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपन पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अब अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे, गुणवत्ता या विशेषता गुणांक। मैं पूरा कंप्लीट एक ही टॉपिक में समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे इसमें क्या है, मैं पूरा टॉपिक बताता हूँ आपको। विशेषता गुणांक टॉपिक है। इसमें क्या है सुनेगा, टॉपिक है अपना विशेषता गुणांक या क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। श्रेणी एलसीआर के अनुनाद में अर्ध शक्ति बिंदु, पहला तो क्या है अपने को पढ़ना, अर्ध शक्ति बिंदु, सुनते जाइएगा ध्यान से। दूसरा पॉइंट है बैंड चौड़ाई पढ़ना है। तीसरा टॉपिक है इसका गुणवत्ता गुणांक या विशेषता गुणांक, एक ही बात है, गुणवत्ता गुणांक या विशेषता गुणांक या क्वालिटी फैक्टर। तो ये तीन चीजें अपने को पढ़नी है। क्या पढ़नी है भाई? तीन चीजें अपने को पढ़नी है। ध्यान से देखिए क्या पढ़ने अपने को, ये तीन महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने हैं। तीन महत्वपूर्ण टॉपिक अपने को पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक आज अपन इस क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है। आज इसी क्लास में खत्म करेंगे। तो श्रेणी एलसीआर के पहले तो अर्ध शक्ति बिंदु, बैंड चौड़ाई मैंने, और ये सारी चीजें शुरू करते हैं, सुनिएगा। ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट, किसी किताब में ओमेगा होती है, किसी में आवृत्ति होती है, तो मैं इसी को आवृत्ति मान के चल रहा हूँ, ध्यान से रखना, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। ये होगी आई मैक्सिमम, ये क्या है, धारा, ठीक है। तो मैक्सिमम है तो यहाँ पे जो शक्ति होगी वो भी क्या होगी, मैक्सिमम। वो क्या होगी, आई मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू आर, क्लियर। इस बिंदु पे शक्ति भी अधिकतम होगी, इस बिंदु पे धारा भी अधिकतम होगी, क्लियर। तो अर्ध शक्ति बिंदु क्या होते हैं, सुनिएगा, निगराह बना दिया। इन दोनों के इधर, इधर और इधर, दोनों तरफ, इन दोनों के इधर और उधर दोनों तरफ, किसके, इसके इधर और उधर दोनों तरफ दो बिंदु है, बिंदु ए और बिंदु बी। बिंदु ए और बी है तो यहाँ पे जब इसकी शक्ति कम हो रही है आपको दिख रहा है, और जहाँ पे इसकी शक्ति पी मैक्सिमम क्या हो जाए, आधी हो जाए, या पी मैक्सिमम इधर भी कहाँ हो जाए, आधी हो जाए, क्लियर। तो यहाँ पे जब ये आधी होगी तो धारा कितनी हो जाएगी, आई मैक्सिमम बट्टा √2। तो यहाँ पे भी धारा कितनी हो जाएगी, आई मैक्सिमम बट्टा √2। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, तो इस बिंदु पर धारा क्या हो जाएगी, क्लियर, आई मैक्सिमम बट्टा √2। हुआ क्या बच्चों, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। हुआ क्या कि देखो जब धारा अधिकतम होगी तो आई स्क्वायर आर से वहाँ पे शक्ति अधिकतम होगी, लेकिन दोनों तरफ दो ऐसे बिंदु होंगे, दोनों ओर अनुनाद की स्थिति के दोनों ओर दो ऐसे बिंदु होंगे जहाँ पे शक्ति, अधिकतम शक्ति की क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, शक्ति क्षय आधा हो जाता है। तो मैंने उसको बोला पी मैक्सिमम, आपको पता है, सुनिए। अब जब मेरे को इसको बट्टा 2 करना है,
ध्यान से सुनिएगा। तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, आई मैक्सिमम बट्टा √2 करना पड़ेगा। तो √2 का स्क्वायर जब होगा तो बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, मेरे को इसको बट्टा 2 करना है, सुनिएगा क्लियर। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल समझाने की कोशिश, मेरे को बट्टा 2 करना है, तो मुझे यहाँ पे बट्टा क्या करना पड़ेगा, आई मैक्सिमम के बट्टे में √2 करना पड़ेगा। और √2 का जब मैं स्क्वायर करूंगा इसका पूरे का, तो क्या आ जाएगा, आई मैक्सिमम बट्टा 2 बराबर आई मैक्सिमम का स्क्वायर बट्टा 2। तो धारा एक्चुअल में क्या हो जाएगी, आई मैक्सिमम बट्टा √2 हो जाएगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्लियर। तो मैंने इसको समझाने के लिए बताया। तो यहाँ पे इसकी जो आवृत्ति होगी इसको मैंने बोला ω1, और यहाँ पे जो आवृत्ति होगी इसको मैंने बोला प्यारे बच्चों ω2। ω1 और ω2 दो आवृत्तियाँ होगी भाई। और सुनिएगा, और ये जो दोनों और गैप है आवृत्ति में परिवर्तन, इसको मैंने बोल दिया डेल्टा ओमेगा। क्या बोल दिया, डेल्टा ओमेगा। तो यहां आपको काफी सारी चीजें समझ में आ रही है। तो पहले अपन बात करेंगे अर्ध शक्ति बिंदु की। पहले किसकी बात करेंगे, अर्ध शक्ति बिंदु की। तो पहला टॉपिक किसकी बात करेंगे, अपन अर्ध शक्ति बिंदु की बात करेंगे पहले पॉइंट में, क्लियर। अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर दो आवृत्तियां ω1 व ω2 जहां पर परिपथ में शक्ति क्षय अनुनादी आवृत्ति पर शक्ति क्षय अनुनादी आवृत्ति पर अनुनादी आवृत्ति के दोनों और दो आवृत्तियां ω1 व ω2 वाले बिंदु जहां पर परिपथ में शक्ति क्षय अनुनादी आवृत्ति पर शक्ति क्षय का आधा होती है। क्या होती है, आधा होती है। इन बिंदुओं को अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं। तथा अर्ध शक्ति बिंदु पर धारा का मान I बराबर आई मैक्सिमम बट्टा √2 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, आगे काम आएगा। खत्म। अर्ध शक्ति बिंदु अपना पहला पॉइंट खत्म हुआ प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए, अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर दो ऐसे बिंदु है ω1 और ω2 आवृत्तियों पर जहां पर शक्ति अधिकतम शक्ति की या अनुनादी आवृत्ति पर शक्ति की आधी हो जाती है, तथा यहाँ पे धारा का मान आई मैक्सिमम बट्टा √2 रहता है। क्लियर है भाई, यहाँ तक प्यारे बच्चों मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा। ध्यान से देखिए, इसको कुछ नहीं है, अर्ध शक्ति बिंदु की परिभाषा आती है कभी कभी, ठीक है। तथा इन बिंदुओं पर या इन बिंदुओं की आवृत्तियों को अनुनादी आवृत्तियां कहते हैं। आवृत्तियों को अनुनादी आवृत्तियां कहते हैं। इन बिंदुओं की आवृत्तियों को अनुनादी आवृत्तियां कहते हैं। क्लियर, ये भले हटा दो, ठीक है। तो यहां तक देखो, इन बिंदुओं की आवृत्तियों को या बिंदुओं के सापेक्ष आवृत्तियों को अनुनादी आवृत्तियां कहते हैं। क्लियर, क्लियर भाई, यहां तक पहला पॉइंट हो गया। अब अपने को दूसरा पॉइंट पढ़ना है बैंड चौड़ाई। क्या पढ़ना है, बैंड चौड़ाई, ठीक है। फिर अपने को पढ़ना है
गुणवत्ता गुणांक। एक्चुअली गुणवत्ता गुणांक या विशेषता गुणांक जो है, सुनिएगा, वो होता क्या है? वो होता है अनुनादी आवृत्ति बट्टा बैंड चौड़ाई। अनुनादी आवृत्ति बट्टा बैंड चौड़ाई, अनुनादी आवृत्ति बट्टा बैंड चौड़ाई। तो अपन इसके लिए अगला पार्ट जो है विशेषता गुणांक, सब कर विशेषता गुणांक के लिए रहे हैं, बस अपने को क्या चाहिए? बैंड चौड़ाई चाहिए। तो थोड़ा सा इसको करते हैं मूव अप साइड। क्लियर? अब प्यारे बच्चों देखिए, बात करें बैंड चौड़ाई की, तो मैं इधर ही बात करता हूं, दूसरा पॉइंट, बैंड चौड़ाई। ठीक है, परिभाषा बाद में बनाते, पहले देखते हैं बैंड चौड़ाई। तो आपको दिख रही है ये चौड़ाई है, बैंड चौड़ाई कौन सी है? ये वाली चौड़ाई है। ठीक है, तो बैंड चौड़ाई जो है उसको मैं पुनः लिखूं, बैंड चौड़ाई हेडिंग डाल दी, अब लिखूं बैंड चौड़ाई क्या होगी? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। पहला, क्लियर? पहला समीकरण बैंड चौड़ाई क्या होगी? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। पुनः ओमेगा 2 कितना है, ओमेगा 1 कितना है? तो देखिए ओमेगा 2 कितना है, तो देखिए जब ओमेगा नॉट में ये जोड़ दें तो ये आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, और आप देखिए कि ओमेगा नॉट में से ये घटा दें तो पीछे वाली आ जाएगी, तो ये आ जाएगी ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा। पहली चीज तो यहां तक। 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखो भाई। तो डेल्टा तो पुनः देखें तो बैंड चौड़ाई क्या होगी? बैंड चौड़ाई जो है, वैसे आपको बैंड चौड़ाई सीधी सीधी दिख रही है, डेल्टा ओमेगा मतलब क्या होगा? 2 डेल्टा ओमेगा, दोनों जुड़ जाएंगे, ये बैंड चौड़ाई है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बैंड चौड़ाई की बात करें, सुनिएगा ध्यान से, तो ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा, तो ये आ जाएगी ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस माइनस प्लस डेल्टा ओमेगा। ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट गया तो आंसर कितना आया? 2 डेल्टा ओमेगा। कितना आया भाई? 2 डेल्टा ओमेगा। तो बैंड चौड़ाई कितनी हुई भाई? 2 डेल्टा ओमेगा। प्यारे बच्चों बैंड चौड़ाई हो गई, कितनी हो गई? 2 डेल्टा ओमेगा। क्लियर? तो अब अपने को क्या करना है? 2 डेल्टा ओमेगा का मान निकालना है। तो इस डेरिवेशन में बैंड चौड़ाई ये हो गई, तो अब अपने को क्या करना है? 2 डेल्टा ओमेगा का मान निकालना है। अतः अर्ध शक्ति आवृत्तियों के मध्य आवर्ती अंतराल को, अर्ध शक्ति बिंदुओं के मध्य आवर्ती अंतराल को बैंड चौड़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंड चौड़ाई कहते हैं। क्या हुआ भाई? अंतराल को, अर्ध शक्ति बिंदुओं की आवृत्ति, अर्ध शक्ति बिंदुओं की या अर्ध शक्ति आवृत्तियों के मध्य की जो ये अंतराल है, ये जो अंतराल है इसको क्या कहते हैं? इस अंतराल को बैंड चौड़ाई कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। क्लियर भाई यहाँ तक? अब इसका मेन जो डेरिवेशन है वो अपने को मेन डेरिवेशन करना है। तो 2 पॉइंट हो गए। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। तो अपने को निकालना क्या है? सुनेगा, चित्र पुनः एक और बनाना पड़ेगा, बनाएंगे, मेहनत करेंगे भाई, और तो क्या। तो तीसरा टॉपिक है विशेषता गुणांक। क्या है? विशेषता गुणांक। क्योंकि विशेषता गुणांक है क्या? सुनिएगा ध्यान से। विशेषता गुणांक क्वालिटी फैक्टर Q बराबर क्या है? अनुनादी आवृत्ति, पुनः बता रहा हूं, अनुनादी आवृत्ति जो कि क्या? ओमेगा नॉट बट्टा बैंड चौड़ाई।
ठीक है। इसको एक और स्टेप बना देते हैं, इसको बना देते हैं Q बराबर ओमेगा नॉट बट्टा बैंड चौड़ाई कितना है 2 डेल्टा ओमेगा। तो ये समीकरण 1 और ये होगी समीकरण नंबर 2। क्लियर। तो Q बराबर ये अपन ने निकाल दिया ओमेगा नॉट बट्टा 2 डेल्टा ओमेगा। अब अपने को प्यारे बच्चों क्या चाहिए, 2 डेल्टा ओमेगा का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, 2 डेल्टा ओमेगा का मान चाहिए। अब 2 डेल्टा ओमेगा का मान जो आएगा वो उसी ग्राफ से आएगा। थोड़ा सा कठिन प्रोसीजर जरूर है, लेकिन अपन इसको जरूर वापस से ग्राफ बनाते हैं, छोटू सा ग्राफ। ओमेगा नॉट ओमेगा 1 बिंदु ए, बिंदु ओमेगा 2 बिंदु ए बी, आई मैक्सिमम, धारा, आवृत्ति। ठीक है, ये इस तरह का ग्राफ। अब प्यारे बच्चों देखिए, मेरी बात सुनिएगा, मैं इस अर्ध शक्ति बिंदु की बात करूंगा पूरे प्रोसीजर में, सुनिएगा ध्यान से। तो देखो क्या होता है, इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है। तो सुनिएगा, आगे एक कंडीशन होगी जहां पे प्लस माइनस आर आएगा। सुनिएगा, तो जब आप उच्च आवृत्ति लोगे तो आप यहाँ आर में प्लस आर लोगे, ध्यान से देखना। क्लियर। जब आप उच्च आवृत्ति लोगे तो आपको प्लस लेना पड़ेगा, और जब आप निम्न आवृत्ति लोगे तो आपको माइनस लेना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। आंसर दोनों से आएगा, किताब वाले ने ये नहीं लिखा है कि आंसर दोनों से आएगा, पर आप जब करोगे तो कुछ गड़बड़ हो जाए। इससे अच्छा मैं पहले आपको बता दूं कि जब आप उच्च आवृत्ति वाला बिंदु ओमेगा 2 लोगे तो आपको प्लस आर लेना पड़ेगा। आगे जो है R2 आएगा, प्लस माइनस आर। ठीक है, तो आपको प्लस लेना पड़ेगा, और निम्न पे जा रहे हो तो आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस आर। दोनों से आंसर आएगा, टकाटक एकदम शानदार आंसर आएगा, कुछ भी लेके चल सकते हो। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूं। अर्ध शक्ति बिंदु बी पर धारा, या अर्ध शक्ति बिंदु दोनों पे होगी, पर बी की बात करूं मैं, धारा। तो धारा क्या होगी, आई बराबर आई मैक्सिमम बट्टा √2। क्लियर। ठीक है, जब नॉर्मल धारा की बात करूंगा तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, आई बराबर वी बाय जेड। वह आई मैक्सिमम कब होगी, तो सुनिएगा, आई मैक्सिमम बराबर होगी वी बट्टा आर, क्योंकि आपको पता है तब प्रतिबाधा न्यूनतम होती है और जेड बराबर आर होता है। क्लियर। तो आई मैक्सिमम धारा कब होगी, जब केवल और केवल प्रतिरोध आर ही का रोल होगा, एक्सएल और एक्सी तो एक दूसरे के रोल को खत्म कर चुके होंगे। तो वी बट्टा आर तभी मैक्सिमम धारा होगी, क्योंकि ये न्यूनतम हो गया रखने पर। तो ये हो जाएगा वी बाय जेड बहुत वी बाय आर बट्टा √2। ठीक है, थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है और थोड़ा सा, ठीक है। तो वी बाय आर से अपन करेंगे तो अपन क्या लिखा, वी अपॉन जेड वी अपॉन √2r। क्लियर। वी से वी तो कैंसिल हो गया, तो जेड बराबर कितना आ गया, जेड बराबर √2r आ गया। समीकरण नंबर 6। थोड़ा सा लंबा समय जा सकता है इस क्लास में, ध्यान से, पर क्योंकि डेरिवेशन अपने को खत्म करना है। तो √2r हो गया भाई प्यारे बच्चों। क्लियर। अब z का मान पुनः रखने पर, तो z का मान क्या होता है भाई, z का मान होता है r² XL माइनस XC का होल स्क्वायर बराबर इधर क्या है √2r, इधर क्या है √। ये होगी समीकरण नंबर 7। क्या करने पर, वर्ग करने पर। क्या करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, तो वर्ग करो भाई, इसका वर्ग हो गया r² प्लस XL माइनस XC का, देखो सीधी सी गणित है, और √2r का वर्ग कितना हो गया 2, और ये हो गया r²। अब देखो XL माइनस XC का होल स्क्वायर जो है बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, r² कट जाएगा तो उधर से बचेगा r²। अब क्या करेंगे, दोनों पे स्क्वायर है तो वर्गमूल करने पर। क्या करने पर, वर्गमूल करने पर। अब जब वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा XL माइनस XC, और जब वर्गमूल करते हैं तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, प्लस माइनस r। क्यों, वापस स्क्वायर करो तो देखो माइनस का भी स्क्वायर ये आएगा, इसलिए प्लस माइनस, वर्गमूल करते टाइम क्या करते हैं, प्लस माइनस जरूर लिखते हैं। ये आ गया। अब मैंने आपको कहा था कि r के बेटा 2 मान आएंगे, और देखो 2 मान आए प्लस माइनस में, लेकिन अब आपको लेना कौन सा है प्यारे बच्चों, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको प्लस r लेना है, क्योंकि अपन उच्च आवृत्ति b वाले बिंदु की बात कर रहे हैं।
क्लियर? अगर इसकी बात करते तो माइनस आर से भी काम चल जाता, ठीक है। एक्सएल माइनस एक्सी बराबर प्लस माइनस का आर। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट आएगा आगे, लेकिन अर्धशक्ति बिंदु बी के लिए एक्सएल बराबर ओमेगा 2L, क्यों 2 है ना, वह एक्सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा 2C रखने पर, और उधर अपन प्लस लेके चलेंगे ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा 2L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2C बराबर आर। 11 तक समाप्त हो गया। देखो भाई ध्यान से, 11 समीकरण हो गई समाप्त। क्लियर है भाई? यहां तक थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, एक स्टेप लिखना है, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो अब प्यारे बच्चों मुझे चाहिए ओमेगा 2। क्या चाहिए? ओमेगा 2। अब यहां से देखिए कि अभी अपन ने देखा था पिछले में, तो ओमेगा 2 क्या था, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा था, ये डेल्टा ओमेगा था, इसमें ये डेल्टा ओमेगा जुड़ेगा तो ओमेगा 2 आएगा, तो ये क्लियर। तो ओमेगा 2 बराबर ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा रखने पर, क्लियर। अब मैं रखूं अगले में, इन दोनों की जगह अगले में रख लेता हूं ताकि दिक्कत नहीं हो। तो पुनः बहुत लंबा डेरिवेशन है, थोड़ा ध्यान से सावधानी से। तो मैंने क्या कहा, ओमेगा 2L है ना, वापस लिख दूं एक बार, या चलो सीधा ही लिख देते हैं, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 की जगह ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू सी बराबर आर। समीकरण 11 थी तो ये होगी लगभग 12। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सावधानी से ध्यान रखना, किताब का मेथड बिल्कुल अलग है, ये मेथड अलग है, ये आसान मेथड है, ये एनसीईआरटी मेथड है, ठीक है। तो ओमेगा नॉट 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट कॉमन ले लिया और पीछे एल। ओमेगा नॉट क्या किया, कॉमन ले लिया, तो इसके पास तो था, इसके पास नहीं था तो इसके बट्टे में आ गया, और फिर पुनः नीचे वाले से ओमेगा नॉट कॉमन लिया तो ये पुनः आया 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बट्टा ओमेगा नॉट इंटू सी बराबर आर। अनुनादी आवृत्ति पर सुनिएगा ध्यान से, अनुनादी आवृत्ति पर ओमेगा नॉट एल जो है वो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ इसको समीकरण बनाओ, अनुनादी आवृत्ति पर वैसे दोनों बराबर होते हैं तो इसको कर दिया 14। तो समीकरण 13 व 14 से, सुनिएगा थोड़ा लंबा चलेगा डेरिवेशन, बार बार कह रहा हूँ थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन चलेगा। समीकरण 13 व 14 से तो क्या हो जाएगा, ये तो ओमेगा नॉट एल है तो ओमेगा नॉट एल पड़ा है, ये 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट ये भी पड़ा है। अब देखिएगा ध्यान से, 1 अपॉन ओमेगा सी को मैं ओमेगा नॉट एल लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर है, और ये वाला जो है बट्टे में है इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस चिन्ह आ जाएगा भाई, ये हो गया 15। क्लियर? यहाँ तक किसी को तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है। बड़ा लंबा डेरिवेशन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार आप सुन भी रहे हैं, बहुत ही लंबा डेरिवेशन है लेकिन महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में ये पहले आया हुआ है। अब सुनेगा, अब ये जब कंडीशन आई है, आपको पता है ये 1 है और ये 1 से बहुत कम है और माइनस पावर है, तो क्या लगाएंगे, द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय 1 प्लस एक्स, एक्स बहुत कम होता है आपको ध्यान हो तो n, तो बराबर माइनस एन एक्स से। क्लियर? ये दोनों गुणा हो जाते हैं द्विपद प्रमेय में, ये और ये गुणा हो जाते हैं। अगर ये माइनस है तो दोनों हो जाएंगे प्लस, अगर ये प्लस है माइनस है तो ओवरऑल आएगा माइनस, ऐसे गुणा, बस ये द्विपद प्रमेय होती है, आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो ओमेगा नॉट एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट एल 1 माइनस, ये गुणा हो जाएंगे दोनों,
तो माइनस अंदर गुणा हो जाएगा -1। कोई जादू नहीं हो रहा है, फिजिक्स के लॉज है, नियम है, सूत्र है, वो यूज हो रहे हैं, ध्यान रखना। कोई गिली गिली छू नहीं हो रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना। क्लियर? तो यहाँ से आप देखिए माइनस चिन्ह अंदर आएगा और माइनस चिन्ह यहाँ पे घुस चुका, माइनस चिन्ह गुणा हो गया यहाँ पे। पहले भी कई बार अपन 11वीं क्लास में द्विपद प्रमेय का प्रयोग कर चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, अब ले लेंगे इसको ओपन करके, कॉमन लेके खोल देंगे। तो अब ओमेगा नॉट एल लिया मैंने, ओमेगा नॉट एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपन ओमेगा, क्लियर? और -1 माइनस डेल्टा ओमेगा बटा ओमेगा नॉट, ये ओमेगा नॉट है और ये हो जाएगा आर। क्लियर? कॉमन ले लिया भाई दोनों से, ब्रैकेट यहाँ पे भी एक बंद कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, कॉमन ले लिया। देखो ये कॉमन ले लिया तो ये रहा, माइनस रहा और ये रहा, दिख रहा है आपको। अब पुनः ओमेगा नॉट एल, पुनः ब्रैकेट अब खोलेंगे तो 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट -1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। बिल्कुल आंसर के करीब आ चुके हैं, बस चंद ही लम्हों में आंसर आने वाला है। ओमेगा नॉट एल ये हो जाएगा 2 बार डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट बराबर ये कितना हुआ आर। ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट गया, 2 डेल्टा ओमेगा कितना आया आर बट्टा एल। बैंड चौड़ाई 2 डेल्टा ओमेगा क्या है, बैंड चौड़ाई है, ये अपन देख चुके हैं। तो 2 डेल्टा ओमेगा का मान आ गया। समीकरण थी 16, इसको नाम दिया 17, 17 पे खतरा है भाई, और ये हो गया 19। अब 19 तक आ गया तो अपन क्या करेंगे, यह मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 19 से मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्वालिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा नॉट, सुनिएगा ध्यान से, बड़े ही काम की चीज़ है, मज़ा आ जाएगा, आर बट्टा एल। तो ये देखो ओमेगा नॉट और एल ऊपर चला गया, ये हो गया आर। ये अनुनादी आवृत्ति, अनुनाद पर एक्सेल, इसको क्या बोलेंगे, अनुनाद पर एक्सेल, इसको अनुनाद पर एक्सेल बट्टा आर। और ये अनुनाद पर एक्सी भी बराबर होता है अनुनाद पर एक्सी बट्टा आर। पुनः देखिए बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, और Q बराबर, सुनिएगा पुनः और सूत्र लिखना चाहे तो, या इसी से देखिए, अब अनुनाद पे XC कितना होता है 1 अपन ओमेगा नॉट C इंटू आर बराबर। क्लियर? यहां तक हो गया। अब प्यारे बच्चों मेरी बात सुनिए, मैं ये भी जानता हूं कि L का मान मैं उस समीकरण से निकाल सकता हूं, या ओमेगा नॉट का मान मैं उस समीकरण से निकाल सकता हूं। तो मैं यहाँ पे देखिए इसमें और कर रहा हूं, ओमेगा नॉट L जो है, सुनेगा, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन रूट एल सी ओमेगा नॉट को, और ये लिख दिया L बट्टा आर। तो अपना कट कटा के क्या बनेगा मामला, तो ये तो आ जाएगा 1 अपॉन आर। देखो रूट एल से रूट एल कटेगा तो ऊपर एक रूट एल बचेगा और नीचे क्या बचेगा, रूट सी बचेगा। क्लियर? तो इसको 1 अपॉन आर रूट एल बट्टा सी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने विभिन्न सूत्र बना दिए, पेपर में कुछ भी आ सकता है, क्वालिटी फैक्टर को ये सिद्ध कीजिए, ये कुछ भी सिद्ध करा सकते हैं। तो अपन ने सारा का सारा मामला, सारा का सारा तामझाम, पूरा का पूरा जितने भी फॉर्मूले थे, जितने भी फॉर्मूले इसके प्यारे बच्चों बन सकते थे, वो मैंने एक बड़ा ही महान खली फॉर्मूला बना दिया। कौन सा फॉर्मूला है भाई, ये बहुत लंबा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मिस्टर खली फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर भाई? तो ये खली फॉर्मूला बना दिया, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान रखना। ये आया हुआ भी है बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन में भी आता है। अब अपन बात करते हैं क्वालिटी, अपने को बढ़ानी है क्वालिटी, सुनिएगा ध्यान से, अपने को बढ़ानी है क्वालिटी। और जब आप अपने को अब क्वालिटी जो बढ़ानी है तो सूत्र से देखना है, रटना नहीं है। अब अगर अपने को क्वालिटी बढ़ानी है तो निश्चित रूप से आवृत्ति बढ़ानी पड़ेगी, अनुनादी आवृत्ति, निश्चित रूप से L बढ़ाना पड़ेगा, निश्चित रूप से R को कम करना पड़ेगा, निश्चित रूप से R को कम करना पड़ेगा क्योंकि बढ़ानी है, निश्चित रूप से C को भी कम करना पड़ेगा, निश्चित रूप से ओमेगा को तो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, क्योंकि सूत्र में क्या आती है, अनुनादी आवृत्ति बट्टा समथिंग आता है। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पे देखो, तो ये विभिन्न सारे फॉर्मूले, तो अपन कह सकते हैं कि प्रतिरोध को, सुनिएगा, प्रतिरोध को कम करके क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है, या C को कम करके
क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है, एल को बढ़ाकर क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो ये क्वालिटी फैक्टर हो गया। तो आपने क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले में देखा था, क्या देखा था कि ओमेगा नॉट, क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला जो यहाँ पे जिससे अपन ने शुरू किया था वो क्या था, ओमेगा नॉट बट्टा बैंड चौड़ाई। तो बैंड चौड़ाई आपको पता चल रही है, बैंड चौड़ाई जो मैंने अभी आपको रेडियो वाले चित्र में समझाने की कोशिश की थी कि बैंड चौड़ाई प्यारे बच्चों जितनी कम होगी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। इसी को अनुनाद की तीक्ष्णता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं अनुनाद की तीक्ष्णता, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। इंग्लिश में कहते हैं इसको, कहाँ लिखूं इंग्लिश वाला, यहीं पे लिख देता हूँ। इंग्लिश में कहते हैं इसी को शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। क्लियर? तो ग्राफ जितना तीक्ष्ण होगा आंसर उतना ही बढ़िया आएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अब प्यारे बच्चों एक छोटा सा मैं आपको तुलना करके बताता हूं, उसी के साथ ही क्लास खत्म करते हैं। एक ग्राफ ये आई, ये ओमेगा, दूसरा ग्राफ कुछ यूं बनाए। क्लियर? तो देखिए ये दो ग्राफ है, इसका प्रतिरोध है R2 और इसका प्रतिरोध है R1। ठीक है, इसकी क्वालिटी है Q1, इसकी क्वालिटी है Q2। ठीक है, तो देखिए ये है संकीर्ण ग्राफ, तीक्ष्ण ग्राफ। कैसा ग्राफ है? तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण ग्राफ है। और ये है चपटा ग्राफ। कैसा ग्राफ है? चपटा ग्राफ। ठीक है, तो कौन, देखो किसकी क्वालिटी अच्छी है? क्वालिटी है Q1 Q2, क्या है? क्वालिटी। तो किसकी क्वालिटी अच्छी है? तो निश्चित रूप से जो ऊपर से शार्प होगा, देखो जो शार्प होगा, जो तीक्ष्ण होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो क्वालिटी 1 की ज़्यादा अच्छी है क्वालिटी 2 से, ये ध्यान रखना। और चपटा है उसकी क्वालिटी कम है। प्रतिरोध किसका ज़्यादा है? तो आपको पता है क्वालिटी फैक्टर में अभी अपन ने देखा था XL बट्टा R सूत्र देखा था। तो R जितना कम होगा क्वालिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो R के व्युत्क्रमानुपाती है, तो निश्चित रूप से R1 का प्रतिरोध कम होगा R2 से। क्लियर है भाई? तो R1 का प्रतिरोध कम है और उसकी क्वालिटी अच्छी है। ये मेरे ग्राफ समझाने का उद्देश्य था। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। इसी तरह वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक इस ऐप के बारे में बताते रहें। धन्यवाद।